तो अब यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत वियोजन में हम बता चुके हैं कि यहाँ पे जो वियोजन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक होता है उसको तोड़ने के लिए यहाँ पे वैद्युत की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। और वैद्युत जब प्रवाहित किया जाएगा इसमें तभी क्या होगा, हाइड्रोजन अलग होगा जल से और ऑक्सीजन भी अलग हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि टूट रहा है यहाँ पे, किसकी आवश्यकता पड़ी, विद्युत धारा का। तो ये कैसा वियोजन कहलाएगा, वैद्युत वियोजन कहलाएगा। ये कुछ देख सकते हैं क्रियाकलाप दिया गया है यहाँ पे। एक प्लास्टिक मग लिया गया है, 2 प्रकनली लिया गया है जिसमें एक हाइड्रोजन गैस है, दूसरा में क्या ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। और ग्रेफाइट का रॉड लिया गया है, पानी लिया गया है उसमें, और देख सकते हैं सब चीज़ लिखा हुआ है किस प्रकार से। एक प्रकनली में आपको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा और दूसरा में क्या होगा, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगा जब वैद्युत को प्रवाहित करेंगे तब। यहाँ पे बैटरी लगाया गया देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। तो प्रकाशीय वियोजन है क्या, तो प्रकाशीय वियोजन यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया को तोड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है, और जब प्रकाश के द्वारा वो टूटेगा तो वो प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। जैसे कि सूर्य के प्रकाश का उपस्थिति में ही ये होता है, ठीक है। तो ये प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे देख सकते हैं वहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सिल्वर अलग हो रहा है, क्लोरीन भी अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाले अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो श्वेत फोटोग्राफी में भी होता है इसका प्रकाशीय वियोजन का उपयोग। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, वैद्युत की आवश्यकता होती है, तो वो अभिक्रिया जो होगा वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा। सिंपल है कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, ठीक है, ऊष्मा, प्रकाश और वैद्युत की आवश्यकता पड़ती है, वैसे वाले अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, तो लिखा हुआ है इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करते हैं, उसके यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। ऐसे वाले अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट है, और यहाँ पे देखिए कि अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होगा वो कम क्रियाशील धातु को क्या कर देगा, अलग कर देगा। जैसे कि आयरन जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है तो सल्फेट के साथ क्या कर लिया, अभिक्रिया कर लिया। कॉपर जो है वो कम क्रियाशील धातु है तो उसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। यहाँ देख सकते हैं क्रियाकलाप दिया गया, पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ अगला जो पढ़ना है हम लोग को वो है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण जो होता है वो 2 यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान से होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण में सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, और यहाँ पे देख सकते हैं आयनों का क्या हो जाएगा, यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से ही क्या होगा, उत्पाद का निर्माण होगा। जैसे कि सोडियम जो है, यहाँ देख सकते हैं बेरियम क्या बना दिया, बेरियम सल्फेट बना दिया और सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो यहाँ पे यौगिकों के आयन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आदान प्रदान हो जाते हैं, मतलब कि चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले अभिक्रिया जो हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन क्या है, तो इसमें जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की ह्रास होती है तो ऐसे वाले अभिक्रिया जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपचयन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कार्बन है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाले अभिक्रिया जो हैं वो उपचयन कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अपचयन। तो अपचयन क्या है, तो अपचयन में जस्ट अपोजिट है, हाइड्रोजन का यहाँ पे वृद्धि होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है। तो ऐसे वाले अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन कहेंगे। जैसे यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवा जाता है तो क्या हो जाता है, कैल्शियम कॉपर जो है वो अलग हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है, ठीक है, और जो जल में जो इंडिकेट किया गया है वो उपचयन है, क्योंकि वहाँ पे देख सकते हैं जल जो बन रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। और नीचे वाला जो है, ठीक है, कॉपर जो अलग हो रहा है उसमें जो इंडिकेट किया गया है वो अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्साइड क्या हो रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, इसीलिए वो अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, मतलब कि जहाँ जहाँ उपचयन होता है तो उपचयन होने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है दैनिक जीवन में, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो प्रभाव होता है जिसका नाम क्या है, संक्षारण। तो संक्षारण में क्या बताता है, चलिए देखते हैं। देखा जब कोई वस्तु
सॉरी जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे क्या होता है धातु की ऊपरी सतह क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, मतलब कि वो संक्षारित हो जाता है। ठीक है, मतलब कि और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा घर जब कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो रॉड वगैरह जो रहता है, ठीक है, जब वो लगी हुई रहती है सुबह तक तो कुछ भी नहीं, मतलब शाम को अगर लगाए हैं तो शाम को तो कुछ नहीं, बस सुबह देखते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ भूरा रंग का क्या परत चढ़ जाता है, मतलब कि वो जंग लग गया। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, तो उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव है वो। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, संक्षारण बोलेंगे। किसी भी धातु, जो कोई भी धातु है जो आर्द्रता या फिर अम्ल के संपर्क में जब आएंगे तो उसके ऊपरी परत जो होंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो संक्षारित कहलाते हैं। और संक्षारण से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो जनरली जो हम लोग करते हैं, ठीक है, लोहे में देख सकते हैं कि हम लोग पेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो संक्षारण बहुत कम होता है। ठीक है, लंबे समय तक चलता है। उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। विकृत गंधिता क्या है, तो विकृत गंधिता क्या है, इसमें वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री जो होते हैं वो वायु के संपर्क में आने से क्या हो जाता है कि वो उपचयित हो जाते हैं। ठीक है, और उनके स्वाद में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखे होंगे आप, मिक्सचर वगैरह देखे होंगे कि अगर मिक्सचर का पैकेट जो है अगर खुल गया है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, ठीक है, तो उपचयित हो जाता है, उसका टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, बेकार सा लगता है। तो ये क्या कहलाते हैं, ऐसे तेलीय खाद्य पदार्थ जो ऑक्सीजन के संपर्क में जब आ जाते हैं, वायु के संपर्क में जब आ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, उनके टेस्ट जो होते हैं, स्वाद जो होता है वो और गंध जो होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है, जिसको हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से रोकेंगे कैसे हम लोग, ठीक है, तो रोकने का उपाय जो है वो प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके रोक सकते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख कर और वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, जैसे कि जितने भी चिप्स पैकेट्स खाते हैं हम लोग, जितने भी पैकेट वाला चीज़ें खाते हैं दुकान से, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है ताकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग विकृत गंधिता होने से क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। और शीतलन द्वारा, जैसे कि फ्रिज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आइटम्स होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं, जो वो एक ही समान तापमान पे रहता है, जिसके कारण वो ख़राब होता नहीं है। तो ये जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण में जो आपको पढ़ना था, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स के बारे में पढ़ना था वो सारे वीडियोज़ मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को समय समय पर ऐसा वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।